वेलकम स्टूडेंट्स। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। तो फिर पिछले वीडियो में हम कहाँ थे? पिछले वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या टॉपिक इसमें कवर किया है हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया, उसके बाद फिर हमने रेस्पिरेशन कवर कर लिया, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिया, उसके बाद हमने एक्सक्रीशन भी कवर कर लिया। और उसके बाद अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपने टाइटल देख लिया होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसका मतलब इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हों या चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस रहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की हम यहाँ पे आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है हमारे एनसीईआरटी की बुक का? अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, अभी हम जो चैप्टर के बीच बीच से क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। देखो क्या बात है, एनसीईआरटी बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग के पास होंगी ही, तो आप लोग उन बुक्स को ओपन कर लीजिए, तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस में, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस में डिफ्यूजन से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पूरी हो सकती, ये क्वेश्चन है। अब इसके हम आपको क्या है, दो रीजन है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन, एक रीजन तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा कि क्यों नहीं पूरी हो सकती। सबसे पहली बात तो ह्यूमन की जब जो सारी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक। तो फिर डायरेक्ट उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकती। तो जब डायरेक्ट सब उसमें डिफ्यूजन के थ्रू सब सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जा सकती, तो सारे सेल्स का न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा ही नहीं। एक रीजन ही हो गया। दूसरा रीजन, ह्यूमन बॉडी क्या है, काफी लार्ज बॉडी है। काफी लार्ज मतलब ह्यूमन की बॉडी में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स काफी ज्यादा है। उनमें क्या होता है, उनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा होती है। क्यों? प्लांट्स से भी ज्यादा क्यों होती? क्योंकि हमने बताया था कि ह्यूमंस में लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला। तो फिर इसीलिए क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो ये ह्यूमन की ऑक्सीजन डिमांड के अनुसार ये उसको सप्लाई नहीं दे पाएगा, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता। तो इसका हम दोनों आंसर आपको लिखा देते हैं। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के पास पहले से ही एनसीईआरटी की बुक में है। आंसर नंबर फर्स्ट, इसका पहला रीजन है, द फर्स्ट रीजन, बिकॉज ह्यूमन बॉडी, बिकॉज एक मिनट ऐसे नहीं, बिकॉज ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट contact with air, so diffusion is not possible in all cells, not possible in all cells। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप दोनों रीजन दो, क्वेश्चन में आप अगर एक रीजन भी दे देते हो तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऑप्शनल वाइज दोनों आंसर बता दे रहा हूँ। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन डिमांड इज very high in humans, so and diffusion is very slow process, so क्या, so oxygen supply cannot be फुलफिल्ड बाय डिफ्यूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो डिफ्यूजन द्वारा ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। समझ में आ गया आप लोग को? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। दूसरा क्वेश्चन की मतलब कोई चीज जीवित है, अलाइव है, वो लिविंग बींग्स है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई सिंपल सा आंसर इसका, कैसे डिसाइड करो? उसमें मूवमेंट होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए, लोकोमोशन या हो ना हो लेकिन मूवमेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्या ऑप्शन आंसर क्या क्या क्वेश्चन क्या है? व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो आप पहली लाइन तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, फॉलोइंग क्राइटेरिया वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो क्या क्या क्राइटेरिया है हम वो बता दे रहे हैं आपको।
पहली यहाँ पे सिंपल से ऐसा लिखते चले जाओ। पहला हो गया मूवमेंट, सेंसिटिविटी, ग्रोथ। देखो जो जो चीजें आप यहाँ पे वो कर रहा है, और एक रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक, ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे आप सभी लाइफ प्रोसेस का नाम ले सकते हो, लेकिन सभी लाइफ प्रोसेस का नाम हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी लाइफ प्रोसेस को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ से, उसको हम नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन इन सारी लाइफ प्रोसेस को हम नोटिस कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हीं से डिसाइड करेंगे। बाकी आप ट्रांसपोर्टेशन, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन सब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्लांट्स में ब्रीथिंग हो रही है, आपको उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है, आप एब्जॉर्ब कर लोगे। सेंसिटिविटी है, उसमें आप कभी भी प्लांट्स में देखते हो पत्तियां उसकी श्रिंक हो जाती है, फिर खुल जाती है, सब आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। ग्रोथ होता है, ये भी आप एब्जॉर्ब कर लोगे। रिप्रोडक्शन होता है, ये भी आप एब्जॉर्ब कर लोगे। ओके, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो ये क्या है कि जो आउटसाइड, जो बाहरी इन्वायरमेंट के रॉ मटेरियल है, वो ऑर्गेनिज्म द्वारा किस लिए यूज किए जाते हैं, ये है इस तीसरे क्वेश्चन का मतलब। क्या मतलब है कि जो बाहर की लिविंग, वो बाहर के क्या है रॉ मटेरियल्स, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा किस लिए यूज किए जाते हैं। तो भाई किस लिए यूज किए जाते हैं? फॉर मेकिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू फुलफिल, टू मेंटेन दियर लाइफ। सिंपल सा बात है, एक लाइन में आंसर। फॉर मेकिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू मेंटेन दियर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई तीनों क्वेश्चन हमारा। सब समझ में आ रहा है एकदम फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। भाई एकदम सिंपल सा प्रोसेस, हम किस किस प्रोसेस को कंसीडर करेंगे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जितने लाइफ प्रोसेस पढ़े हो सब लिख डालो, हो गया यही आंसर। जितने लाइफ प्रोसेस पढ़े हो, पहली लाइन मैंने लिखूंगा स्टेटमेंट वाली, द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस, ये सब आप 10th में पहुंचे हो, इतनी सारी चीजें आपको लिख सकते हो अपने आप। तो बस फटाफट सिंपल से लिखते चले जाओ। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन, चौथे नंबर पे और क्या लिख दो, एक्सक्रीशन लिख दो, और बाकी जितने पढ़े हो एक्सेट्रा सब कुछ भी लिख सकते हो तुम अपने हिसाब से। ठीक, तो ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबको। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस तो हमने आपको अपने वीडियो में लिखवाया है, पूरा एकदम डिटेल समझाया भी है सबसे पहले वीडियो में ही। तो आप उसका अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके आप हमारे वीडियो में देख लीजिए, हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आई बटन में। और यहाँ पे हम उसकी हल्का सा चर्चा कर देते हैं आंसर नंबर 5 में। अगर यहाँ पे ऐसे सिंपल लाइन खींच दो, इधर ऑटोट्रॉफिक लिख दो, इधर हेट्रोट्रॉफिक। पहला, प्रिपेयर दियर ओन फूड, अपना फूड खुद से बनाते हैं। दूसरा, तो ये पहला इसका भी, डिपेंड ऑन अदर फॉर दियर फूड। ठीक है, ये हो गया। और क्या लिखोगे, एक ये हो गया प्रिपेयर दियर ओन फूड, एक तो अपना भोजन ऑटोट्रॉफिक वाले खुद से बनाते हैं, और ये क्या होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, क्या होता है डिपेंड ऑन अदर दियर फूड। और इसका एग्जांपल देख लो, इसमें सारे एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स लिख दो, उसके बाद इसका एग्जांपल लिख दो एनिमल्स, एनिमल्स लिख दो, ह्यूमंस लिख दो, सब लिख दो। ठीक है, और बाकी अगर आपने को और इसकी पूरी डिटेलिंग चाहिए तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके आप हमारा न्यूट्रिशन का वीडियो देखो, तो पूरी बात एकदम क्लियर डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। तो ये अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कवर अप कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी तक। तो आप लोग इस 5 क्वेश्चन के आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे अगले क्वेश्चंस को कवर करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लो तुरंत, तब फिर हम आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेयर डू प्लांट ऑब्टेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं ना आंसर नंबर 6 की। तो प्लांट्स रॉ मटेरियल क्या क्या लेते हैं पहले ये देख लो। सबसे पहले नंबर 1 क्या लेते हैं, मान लो CO2। CO2 कहाँ से मिलता है, ह्यूमंस।
ह्यूमंस मान लो और एनिमल्स मान लो ना, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा क्या लेते हैं, H2O। H2O कहां से मिलता है, फ्रॉम सॉइल, सॉइल से उनको H2O मिलता है। तीसरा क्या लेते हैं, सनलाइट। सनलाइट कहां से मिलती है, सन से। और उसके बाद क्या लेते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उनको कहां से मिलता है, उनके फिर से कहा उन्हीं में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लीव्स या फ्रॉम लीव्स लिख दो। कहां से मिलता है, फ्रॉम लीव्स से। तो ये हो गया हमारा कि इतने रॉ मटेरियल हो गए और इतनी यहां से प्लांट्स को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारे आंसर्स क्लियर हो गए। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। भाई एसिड इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है, ये भी मैं बताया हूं अपने वीडियो में पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे भी हम उसी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रीट होता है, स्टमक में हमारा सिक्रीट होता है HCl, ठीक है। स्टमक में क्या सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। अब HCl का रोल क्या क्या है यार, ये देखो HCl पहले, सबसे पहले तो फूड को क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है HCl, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड करता है, उसके अलावा ये क्या करता है, ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है और वहां से प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। तो HCl ये तो हो गया, HCl सिक्रीट होता है। पहला इसका क्या काम है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा काम इसका ये है डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। और एक काम क्या है, डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, कई पैथोजेंस को क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, ओके। तो कई पैथोजेंस को यार क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ही डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट मतलब किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये है HCl का काम। आंसर नंबर 7 हो गया हमारा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कई है, सबका अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन में मैं आपको सारा आंसर फंक्शन बता देता हूँ। आंसर नंबर 8 का, द मेन फंक्शन ऑफ digestive enzymes is to break complex molecules of food into simpler molecules, ओके। अब देखो क्या है, जो मेन फंक्शन है फूड, उसका क्या मेन फंक्शन है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको सिंपल में ब्रेक कर देना। और बाकी फिर आप अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे तो अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सीक्रेट होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। कोई प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, कोई फैट डाइजेस्ट करता है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो अगर ओवरऑल सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फंक्शन की बात करें तो उसके लिए आंसर एकदम सुटेबल है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना, सिंपल कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं फूड को, उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देना, बात खत्म। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब देखो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वहां पे फूड एब्जॉर्ब हो सके। तो जब मैं डाइजेशन पढ़ा रहा था अपने वीडियोस में, पिछले मतलब यहाँ जब ह्यूमन डाइजेशन का वीडियो चल रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा स्ट्रक्चर। तो उसमें देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पता है क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई या विलाई बोलते हैं। वो क्या करता है, देखो जैसे मान लो एक स्मॉल ऐसी कोई एक वायर है और उसी मान लो 10 मीटर का ये वायर है, उसी बार इसको 10 मीटर को वायर को हम इतने मोड़ देंगे तो इतने में ही खत्म हो जाएगा। तो अगर यहां तक लेके जाना होगा तो फिर ये मान लो कम से कम कुछ नहीं तो 20 मीटर का वायर बन जाएगा। तो फिर देखो अगर केवल सरफेस पे चीजें एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पे कम एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाई, जो क्या कर देते हैं, सरफेस कर देते हैं इंक्रीज, फूड के जो एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो आंसर नंबर 9 में क्या लिखेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन villi is present in small intestine which increase the
सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और विलाई हैज डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो ये विलाई है इसके पास ब्लड कैपिलरीज का बहुत ही डेंस नेटवर्क होता है। भाई डेंस नेटवर्क क्यों होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब यहाँ से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब होंगी तभी तो ब्लड के थ्रू सभी बॉडी में जाएंगी, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट आर एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। इसमें पूछा गया है कि देखो एक्वेटिक एनिमल हो चाहे टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, ऑक्सीजन तो दोनों लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके पास एडवांटेज क्या है एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर। देखो एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एडवांटेज ये है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, वो वाटर की ऑक्सीजन लेते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो लैंड की एयर की ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स के पास एयर ऑक्सीजन जो होती है वाटर में क्या होती है, कम होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और इसीलिए उनका ब्रीथिंग रेट काफी हाई होता है। मैंने रेस्पिरेशन में बताया था इसको। और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसीलिए उनकी ब्रीथिंग रेट कम होती है। तो बस क्या लिखोगे, इन एयर, रुको इस तरह से मैं लिखूंगा, देखो इसको इस तरह से लिखो, क्या लिखोगे, हाँ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स obtain oxygen from air and aquatic animals obtain O2 from water and obtain O2 from water। तो ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद इन वाटर oxygen molecules is less in comparison to air। ठीक है, ये तो सिंपल सा, क्योंकि इसमें ज्यादा, तो इसीलिए लैंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑक्सीजन पा लेते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा आंसर। बाकी आप अगर आप समझ गए हो तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 10 क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे क्वेश्चंस को कवर अप करें। ओके स्टूडेंट्स, तो लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया 10 क्वेश्चंस का जो हमने अभी तक कवर किए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि ये डिफरेंट वेज, किस किस तरह से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। देखो हर ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज डिफरेंट तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। तो फिर देखो ग्लूकोज मेनली 3 तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। एक होता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक्सेस में। दूसरा होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लैक में, लेस में। और तीसरा होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो तीनों चीजें अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारा ग्लूकोज हुआ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद यहां से क्या हुआ, ये बना किसमें, पायरुविक एसिड। क्या हुआ यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस था, मैंने आपको पिछले वीडियो में एकदम बताया था, क्या था ये, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब देखो, अब यहां से ये पायरुविक एसिड के बाद 3 तरीके से हो जाता है, 1 2 3। तीनों यहाँ पे ऐसे पूरा क्लियर नहीं आ पाएगा, मैं आपको यहाँ पे नीचे बताता हूँ। देखो ठीक है, अब यहां से ये कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से, 1 2 3। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन क्या हो जाता है यहाँ पे, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर एक्सेस हो गया तो क्या बनेगा यहाँ पे, सीधे सिंपल से बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब यहां पे कमी हो जाती है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, क्या बन जाता है हमारा पे, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड प्लस
क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। देखो लैक्टिक एसिड वाला ये मैंने आपको बताया था कब होता है, जब मसल्स में हमारे क्रैम्प्स आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना लेते हैं। और क्या बनाता है, जब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा हमारा C2H5OH, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई कि ये सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस होता है सब में, चाहे जिस तरह से हो ग्लाइकोलिसिस सब में होगा। ग्लाइकोलिसिस हुआ तो बना पायरुविक एसिड। अब ग्लाइकोलिसिस का पूरा फंक्शन आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पायरुविक एसिड के बाद ये 3 तरीके से ब्रेक होता है, एक इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो कि जिसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद क्या बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी मसल्स में होता है, क्रैम्प आ जाते हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, ये C2H5OH इथेनॉल बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें यहाँ पे हो गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, आंसर नंबर 11 था ना, आंसर नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या गया, हाउ इज ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऑक्सीजन एंड CO2 ह्यूमन बींग्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बाय ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन बाय फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। ऑक्सीजन किसके थ्रू कम होता है, किसके थ्रू, और हीमोग्लोबिन से जाता है कि क्या बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाते हुए। और दूसरा हमारा CO2 क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए किससे की फ्लो होता है, बाई प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में वाटर होता है तो ये वाटर में डिसॉल्व होके उससे प्लाज्मा से साथ ये बह जाता है, प्लाज्मा के साथ ये ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, ये बातें हो गई, ऑक्सीजन और CO2 दोनों इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो यहाँ पे हम 13 बता रहे हैं, बाकी हर पेज में क्वेश्चन नंबर 1 2 करके दिया हुआ, तो आप हर पेज में आप अलग अलग करके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज नोट किया है क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको सीरियल वाइज बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि लंग्स को ह्यूमन बींग्स में किस तरह डिजाइन किया गया कि उसमें क्या हो, एरिया हो जो गैसेस के लिए एक्सचेंज होने के लिए वो काफी ज्यादा हो। तो देखो किस तरह से डिजाइन किया गया है। लंग्स में सबसे पहले जो ब्रोंकस जाते हैं वो क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब ब्रोंकस किस में डिवाइड होते हैं, कई लंग्स से जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ब्रोंकस, उसके ब्रोंकस डिवाइड हुए ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकस के बाद कई किस में बन जाते हैं, वो एल्वोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। और एल्वोलाई की नंबर कितनी होती है, मिनिमम, मतलब सॉरी एल्वोलाई मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर 13, इन लंग्स मिलियंस ऑफ एल्वोलाई present which increase the surface area for absorption of oxygen। ओके, ऑक्सीजन की एब्जॉर्ब होने के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन और फॉर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे आंसर नंबर 14 की। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका कंपोनेंट्स क्या क्या है, कितने कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है ह्यूमन बींग्स में, बताओ जल्दी। पिछला वीडियो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, देखे नहीं हो तो जाके देखो तो क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आंसर तो बता दूंगा, लेकिन आपको डिटेल देखना हो तो वहां पे देखो, इसलिए मैं शॉर्ट में आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ, काफी टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स है। कौन कौन सी, हार्ट है, हार्ट के बाद फिर क्या है, और हार्ट के बाद ब्लड, ब्लड के बाद ब्लड वेसल्स, 3 कंपोनेंट है। नंबर 1 हार्ट, ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, पंप ब्लड टू होल बॉडी। हार्ट का क्या काम है, हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ब्लड का क्या काम है, कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू होल बॉडी। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स का क्या काम हो गया, कैरी या ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे।
ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स को तक ब्लड को ले जाना, ये किसका काम है? ब्लड वेसल्स का काम। ये तीनों कंपोनेंट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करें, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? ऑक्सीजन मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट करने की जरूरत क्या है? क्यों जरूरत है? क्यों इसलिए जरूरत है क्योंकि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज वेस्ट फॉर अस, हमारे लिए कोई यूज उसका नहीं है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या कर देता है? वो हमारे लिए फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो सिंपल से एक लाइन में इसका आंसर लिख दो, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड helps us in breakdown of food। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी मदद करता है किसमें? फूड के ब्रेक डाउन होने में। ठीक, तो ये 15 का आंसर हमने यहाँ पे आपको दे दिया। उसके बाद फिर क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते, तब हम 16 नंबर क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी तक इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर अप कर लिए एनसीईआरटी की, आपके भी बुक्स के जो बीच के क्वेश्चन अभी हम एक्सरसाइज में नहीं आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? तो जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या कितने कंपोनेंट्स होते हैं? बस सिंपल सी बात है, आपको ये सब एकदम से याद है। कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, ये क्या करता है? ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो ये सिंपल से बस इतने कंपोनेंट है, ये इतने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं, यही पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट्स में। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, हाउ आर द वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? तो भाई सिंपल सी बात है, एक लाइन का है कि वाटर्स और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लांट्स में। वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया था? जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया था। अब देखो होता कैसे ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, समझा दे रहा हूँ। बाकी आपको अगर डिटेल लिखा हुआ पूरा नोट्स चाहिए तो आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो फिर आपको पूरी चीजें कवर अप हो जाएंगी उसमें। देखो क्या कैसे होता है कि रूट हेयर में क्या होता है, रूट्स के जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें क्या होते हैं? आयंस और वेरियस टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स। तो उसके बाद फिर वहां से वो सारे आते हैं धीरे धीरे, और उसमें डिफ्यूजन के थ्रू अंदर सेल्स में ट्रांसपोर्ट होते होते जाइलम वेसल्स के पास आ जाते हैं। फिर जाइलम वेसल से फिर वो ट्रांसपोर्ट होके ऊपर प्लांट्स की टिप तक पहुंचते हैं। और प्लांट्स की टिप तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि प्लांट्स की लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वहां से ट्रांसपीरेशन होता रहता है, तो वाटर लॉस होता रहता है। तो जो वाटर लॉस होता है वही एक प्रेशर क्रिएट करता है। कैसा प्रेशर? प्रेशर सिमिलर इस तरह रहता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। अब वो होता है किस तरह? जैसे हम पाइप से किसी चीज को सक करते हैं और वो हमारे मुंह तक पहुंच जाती है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है उसी तरीके से। ठीक, तो ये बात होगी हमारे आंसर नंबर 17 हमने कवर कर लिया। अब आंसर नंबर 18 क्या क्वेश्चन नंबर, हाउ इज फूड इन ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय, किसके द्वारा? फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम फ्रॉम मेसोफिल टिश्यू of leaf, टिश्यू में सेल यहाँ पे लिखा, फ्रॉम मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ टू होल प्लांट। ठीक है,
किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। कहां से? मेसोफिल सेल से। अब फ्लोएम के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? क्योंकि फ्लोएम्स में भी क्या होता है? एक सीव ट्यूब होता है, और वही सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? पूरे प्लांट्स में फैले हुए होते हैं। यूनिट ऑफ फ्लोएम ही हम सीव ट्यूब्स को बोलते हैं। तो वही सीव ट्यूब्स क्या करते हैं? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पूरे प्लांट्स में इसको फैला देते हैं। अब इसका अगर आपको डिटेल पूरा नॉलेज चाहिए, पूरा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप हमारे पिछले वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम उसको डिटेल नॉलेज नहीं देंगे। कितना क्वेश्चन में पूछा गया वही उतना आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या होता है? तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको मैंने अपने जस्ट पिछले वीडियो में, इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने पूरी चीज आपको डिटेलिंग बताई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले बात, तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो नेफ्रॉन है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। और इसमें प्रोसेस जो होता है, कौन सा प्रोसेस? एक्सक्रीशन के लिए जो ब्लड का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो तीन लेवल्स में पास होता है। किसमें किसमें? पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखो, ये फिल्ट्रेशन कहां पे होता है? ये होता है उसमें बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है वहां पे होता है बोमेंस कैप्सूल में। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है? लूप ऑफ हेनले में, या हेनलेज लूप, दोनों इसको बोलते हैं। और ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है यहाँ पे? ये होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ये होता है। उसके बाद फिर ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बॉडी से, किडनी से बाहर यूरेटर्स में सिक्रेट हो जाती हैं। तो ये बात हो गई नेफ्रॉन की। बाकी आपको पूरा डिटेल आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, वहां पर मैंने पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ समझाया हुआ है। उसके बाद व्हाट आर मेथड्स यूज्ड फॉर प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट्स को जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कैसे प्लांट्स अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं? तो सिंपल से बात है भाई, ये भी मैंने बताया है पिछले ही वीडियो में। तो यहाँ पे इसको भी मैं आपको एक तरह डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जो गैसियस वेस्ट है प्लांट्स का, गैसियस वेस्ट जो कि क्या क्या है? ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O। ये भी प्लांट्स, H2O आप कहोगे लिक्विड होता है, लेकिन प्लांट्स इसको गैसियस फॉर्म में ही रिलीज करते हैं। ये कहां से होता है? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट है वो प्लांट्स कहां से निकालते हैं? बाय शेडिंग लीव्स, ripening of fruit, resins, gums एटसेट्रा। इन सब चीजों से प्लांट्स निकालते हैं अपना जो सॉलिड वेस्ट है प्लांट्स में वो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड। तो प्लांट्स में जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है उसका अमाउंट किस तरह से रेगुलेट होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूं कि जब बॉडी में क्या हो जाता है, जब बॉडी में वाटर का अमाउंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तब क्या होता है? यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। और जब बॉडी में वाटर कम हो जाता है अब तो यूरिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। बॉडी में वाटर कम कब होगा? वाटर कम होगा बॉडी में समर के टाइम में, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को वाटर की नीड ज्यादा होती है, और विंटर टाइम में कम। तो समर में यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, विंटर में यूरिन कम प्रोड्यूस होगी। तो यही है इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब हम बात करें अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। अब हम बात करेंगे किस चीज की? अब हम बात करेंगे अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? किडनी इन ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। कि ह्यूमंस में जो किडनी है वो किस सिस्टम का पार्ट है? आपके पास चार ऑप्शन है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन यहाँ पे सही है, एक्सक्रीशन। उसके बाद दूसरा, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जो जाइलम होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सही है, अभी मैंने आपको लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या क्या चीजें रिक्वायर करता है? पहला ऑप्शन CO2 एंड H2O करता है, रिक्वायर भी जरूरत होती है। दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल, ये भी जरूरत होती है। तीसरा ऑप्शन सनलाइट, ये भी जरूरी होती है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो सारी चीजें ऑल ऑफ द अबव। चौथा क्वेश्चन, ब्रेक डाउन ऑफ
पायरुवेट टू गिव CO2 एंड H2O, CO2 H2O एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो जो पायरुवेट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है CO2 H2O एंड एनर्जी देने के लिए किसमें होता है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो इसका ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया सही है। इसका मैंने आपको पूरा यहाँ पे जब मैं क्या पढ़ा रहा था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जब मैं पढ़ा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जब पढ़ा रहा था, ह्यूमंस, तो फिर मैं यहाँ पे आपको पूरा बताया था कैसे हमारे इस मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की, उसी सब में सारी चीजें बताया था मैं आपको। तो ये बात हो गई हमारे 4 क्वेश्चन की। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो फैट कैसे डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में और ये प्रोसेस कैसे होता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हम सीधे आंसर नंबर 5 की बात करेंगे। नहीं तो अगर आंसर नंबर 5 बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑप्शन, तो उसकी दिक्कत नहीं, अब सीधे हम आंसर नंबर 5 पे आएंगे। तो फैट हमारी बॉडी में, क्यों भाई फैट के नाम से ही भागा जा रहा है ये। तो फैट हमारी बॉडी में कहाँ डाइजेस्ट होता है, सबसे पहली बात तो ये फैट हमारी बॉडी में, तो सिंपल सी बात, डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन, किसमें टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब देखो कैसे होता है, मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना के समझा दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना तो मजा नहीं आएगी। जो होता है सबसे पहले क्या है, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है ना, वो किसमें टूट गए, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। कैसे टूट गए, बाइल जूस के द्वारा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बस तो यही तो बात हो गई। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है फिर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यही तो क्या हो गया, ये बाइल जूस के द्वारा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स क्या हो गए, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टूट गए। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम हो जाता है, तो ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जो है वो और शॉर्ट फॉर्म में टूट जाते हैं। यही है पूरा डाइजेशन ऑफ फैट्स क्या प्रोसेस, कहाँ होता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या डाइजेशन होता है, रोल क्या होता है सलाइवा का डाइजेशन में। ठीक है, सबसे पहले इट कंटेन्स एंजाइम salivary amylase which helps in digestion of starch। सलाइवा के पास क्या होता है, सलाइवा के पास एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो किसके हेल्प करता है, जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म हुआ एकदम से। अब व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है और उसकी बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेसेसरी कंडीशंस पहले देख लो, नेसेसरी कंडीशंस। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, H2O, सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल। ठीक है, ये हो गए। अब यही किसका अगर हम बाई प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, H2O, ये 3 चीजें इसमें बाई प्रोडक्ट बनती है और ये चीजें इसकी नेसेसरी होनी चाहिए। बस काम खत्म। इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपने से बना के, जैसा आपका मन करे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, What are difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use anaerobic mode of respiration. तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारा एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो फिर अब हम बात करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के डिफरेंस के बारे में। इस साइड हम लिख देंगे एरोबिक, इस साइड लिख देंगे एनारोबिक। सबसे पहले पहला पॉइंट, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। प्रोड्यूस CO2 एंड H2O,
इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस C2H5OH, C2H5OH एंड CO2, इथेनॉल एंड CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है और इसमें क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। ओके, ठीक है। अब क्या, और इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसके एग्जांपल्स में लिख दो हमारा ईस्ट हो गया एंड बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और इसके एग्जांपल में अपना नाम लिख दो, अपने टीचर का नाम लिख दो, सबका नाम लिख दो। मैं अपना नाम लिख दूं, लेकिन नाम लिखना तो एक पर्टिकुलर पर्सन में होता नहीं, सब में होता है, तो सबका नाम एक साथ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ह्यूमंस। तो जितने ह्यूमन है सब यहाँ पे आ गए, कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 7 था भाई, 17 कहां से बन गया, तो वही तो आंसर नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आंसर नंबर 8 हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे आंसर नंबर 9 की, क्या है, हाउ आर द एल्वोलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब फिर इसको इरेज करके तब हम आगे बढ़े आंसर नंबर 9 की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक का स्क्रीनशॉट ले लिया, और अभी जब मैं स्क्रीनशॉट के बाद पीछे गया तो मैं देखा कि भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसीलिए मैंने वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस आंसर्स आपको लिख दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अब फिर आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 तक लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द एल्वोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो एल्वोलाई किस तरह से डिजाइन की गई ताकि मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एरिया कैसे बढ़ सके, एल्वोलाई किस शेप की, एल्वोलाई बैलून शेप की हो गई है। बैलून शेप की होती, इनका डिजाइन होता है क्यों, क्योंकि ताकि जो एरिया हो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वो ज्यादा हो, और इसमें क्या होता है, ब्लड की सप्लाई भी ज्यादा होती है। क्यों ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, ताकि जब ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी तभी तो ज्यादा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10, What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी हो जाए तो बॉडी में क्या क्या होगा वो चीजें देख लो। सबसे पहली बात तो बॉडी में क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। दूसरी हमारी बॉडी में कॉज डिसीज। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक मिनट। अनेमिया, अनेमिया नाम की हमें क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। अब ये अनेमिया की बीमारी में होता क्या क्या है, अनेमिया की बीमारी में होता है ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस फूलने लगती है, टायर्डनेस मतलब थकान ज्यादा तेज लगने, थकान बहुत लगती है, और वीकनेस मतलब बॉडी में कमजोरी आ जाती है। तो कहीं क्या कभी कभी आपको अगर अनेमिया में भी शॉर्ट नोट पूछ लिया तो उसके लिए आप ये लिख रहे हो कि दिस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसमें क्या क्या होता है, ब्रीथलेसनेस, टायर्डनेस एंड वीकनेस, ये सारी चीजें होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है ये देख लो। सबसे पहले तो मान लो ये हमारा हार्ट हो गया, यहाँ पे मैं फ्लोचार्ट के रूप में समझा रहा हूँ, यही सेम फ्लोचार्ट मैंने अपने वीडियो में भी समझाया है, आप लोग देखिए, और वहाँ पे पूरी मैंने डिटेल नोट भी करवाई है बढ़िया से, तो उसको भी देख लीजिए आप जाके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात हो गई। सबसे पहले हमारा जो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, लंग्स से स्टार्ट करते हैं। तो लंग्स में कहाँ होता है, ये यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड लंग्स से आता है कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। उसका लेफ्ट ऑरिकल से ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा, आयोटा मतलब सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा के द्वारा क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, फिर बॉडी से फिर क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो फिर ये वेना कावा, मतलब वेन्स की जो सबसे बड़ी वेन होती है उसको बोलते हैं वेना कावा। तो ये वेना कावा के थ्रू कहा जाता है, राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। यही पूरा डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस। और ये नेसेसरी क्यों है, इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर डबल सर्कुलेशन नहीं हो तो हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर फॉर्म ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं मिल पाएगा, मतलब ब्लड प्योर नहीं हो पाएगा। ये सिंपल सी बात हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट एक क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स उनके बीच का डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जाइलम की बात करें तो जाइलम
H2O मतलब वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, वहीं फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या होता है, जाइलम की जो सेल्स होती है वो डेड होती है और फ्लोएम की जो सेल्स होती है वो लिविंग। और बाकी मैंने जाइलम एंड फ्लोएम का आपको पूरा डिफरेंस देखना है तो हमारे वीडियो को देखिए ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स, वहाँ पे मैंने पूरे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिफरेंस लिखवाए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस इन एल्वोलाई एंड नेफ्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। तो क्या है, सबसे पहले एल्वोलाई और नेफ्रॉन। एल्वोलाई क्या करता है, एल्वोलाई हमारे लंग्स में होता है, लंग्स की यूनिट होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है, किडनी की। तो एल्वोलाई हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मान लो, और नेफ्रॉन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो क्या होता है, एल्वोलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और क्या करता है, एल्वोलाई रिमूव CO2 फ्रॉम ब्लड, एल्वोलाई क्या करता है, ब्लड से CO2 को रिमूव कर देता है, और नेफ्रॉन क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव कर देता है। यही है दोनों में डिफरेंस। तो ये हो गया आपके पूरे आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार, जल्दी से तुरंत फटाफट लो स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया, और इस वीडियो में हमने आपको पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, पूरे टेक्स्ट बुक के और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का आपको मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी अगर आपको अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट में बताइए, या तो आप हमारी वेबसाइट पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं खुद आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय फॉर योर स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वीडियो फिनिश।